गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा की रचना के बारे में अध्ययन किया था कि भी राज्यसभा की रचना कैसे होती है, क्योंकि अब अपना टॉपिक चल रहा है संसद। तो संसद का जो द्वितीय सदन है, उच्च सदन राज्यसभा, उसके रचना के बारे में अपने अध्ययन किया था। आज हम आगे राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी सहायक सदन के रूप में की गई है। तो राज्यसभा के क्या क्या कार्य हैं वो बता देता हूँ आपको आज। पहला कार्य विधायी कार्य। पहला कौन सा कार्य? विधायी कार्य। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां दी गई है। संविधान में अवित्तीय लोक विधेयकों के संबंध में दोनों की शक्तियां समान है। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि साधारणतः सभी महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी किए जा सकते हैं और उसके विधेयक उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कानून का रूप लेते हैं। अब यदि इन दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर आपस में यदि मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक जो होगी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा के स्पीकर द्वारा। और संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। यदि दोनों में राज्यसभा और लोकसभा में यदि किसी विधेयक पर लेके मतभेद हैं तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है और संयुक्त बैठक में ही निर्णय बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब अनुच्छेद 108 है, औपचारिक दृष्टि से अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदन समान स्तर पर हैं, लेकिन वास्तव में राज्यसभा की स्थिति दो बातों की दृष्टि से निर्बल है। कैसे? पहली स्थिति क्या है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य मंत्री परिषद के आधार पर किया जाता है और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः बहुत अधिक संभावना यह है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में मंत्री परिषद लोकसभा के दृष्टिकोण को ही अधिक ध्यान में रखती है। दूसरी बात यह है कि संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य के विषय में बहुमत के आधार पर किया जाता है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण संभावना यह है कि विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही होती है। आई बात समझ? दूसरा क्या है? दूसरा यह कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है और यदि इस पे मतदान होता है किसी विधेयक पे तो इस स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार ही विधेयकों की स्वीकृति मिलेगी। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु व्यवहार में राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह विलंब कर सकती है। यह लोकसभा द्वारा इच्छित विधेयक के पारित होने में स्थायी बाधा नहीं डाल सकती। मतलब ये क्या करती है भाई, इसको केवल 6 महीने के लिए रोक सकती है, उस विधेयक को रोकने के लिए स्थायी बाधा नहीं डाल सकती। ठीक है। दूसरा है संविधान में संशोधन। दूसरा कौन सा है? संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। कैसे? संविधान के संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है।
संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। और संविधान संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत, आई समझ में, संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत माना जाएगा जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। ठीक है, संविधान में संशोधन तभी होगा। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में सहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? संशोधन गिर जाएगा। अब तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। तीसरी शक्ति क्या है? वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। संविधान के द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के द्वारा ही लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की स्थिति थोड़ी कमजोर है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। वित्त विधेयक पहले किस में किए जाएंगे? लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे। और उससे पहले अपन ने पढ़े थे कि संविधान संशोधन की ये संसद के कोई से भी सदन में किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे। लोकसभा उनको स्वीकृत करके उसके बाद क्या करेंगे? वो राज्यसभा में भेज देंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। ठीक है, लोकसभा में स्वीकृत होने के बाद में राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक इस पर विचार कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन सुझावों को माने या ना माने। इस दृष्टि से भारत में राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी निर्बल स्थिति है। इसलिए वित्त विधेयक, कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा की स्थिति कमजोर है, क्योंकि वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। अगली है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होती है? जो मंत्रिपरिषद है वो लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। आई समझ में? संसदात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो लोकप्रिय सदन है उसके प्रति उत्तरदायी है, तो भारत में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को नहीं हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल किसको है? लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। ये इसकी क्या थी? कार्यपालिका शक्तियाँ। तो आज हम केवल 4 इसकी राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं उनकी 4 शक्तियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आगे जो शक्तियाँ हैं इसकी कुछ विविध शक्तियाँ हैं, कुछ अन्य शक्तियाँ और हैं, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज अपन ने राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में, पहली शक्ति है विधायी शक्ति, दूसरी संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। और तीसरी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियों में क्या है? राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से थोड़ी कमज़ोर स्थिति है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव इस
विधेयक है ये पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में चौथी है कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, और लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। धन्यवाद।